कोयला उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि, उत्पादन में अब तक की सर्वाधिक क्षमता अभिवर्धन, पारेषण लाइनों में और एलईडी बल्बों के वितरण में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। विद्युत क्षेत्र में हमें दीर्घावधिक स्थिरता के लिए विद्युत उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है। सरकार नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश के अभिवर्धन के लिए अगले 15 से 20 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किए जाने वाली एक व्यापक आयोजना तैयार करने जा रही है। प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपए तक का बजटीय आवंटन और सरकारी क्षेत्र के निवेशों का इस परियोजनार्थ अपेक्षित निवेश जुटाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार NHI, AIPFC, REC, नाबार्ड, अंतर्देशीय जल प्राधिकरण को बांड जारी करके लगभग 31,300 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति देगी। हमारे निजी क्षेत्रक अवसंरचना सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से अनेक सरकारी निजी भागीदारी मोड में क्रियान्वित किए जाते हैं। मैं क्षेत्र में एक बार फिर से तेजी लाने के लिए 3 नई पहलों की घोषणा करता हूँ। पहला, अवसंरचना संबंधी निर्वहन संविधाओं, सरकारी निजी भागीदारी तथा सार्वजनिक उपयोगिता संविधाओं में विवाद समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुप्रभावी बनाने हेतु 2016-17 में एक सार्वजनिक उपयोगिता विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। सरकार निजी भागीदारी संबंधी रियायत करारों को पुनः वार्ता तय करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और ये दिशा निर्देश ऐसी संविधाओं को दीर्घावधिक प्रकृति तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था को संभावित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाएंगे और इस परियोजना पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब संरचना परियोजनाओं के लिए एक नई ऋण रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें विभिन्न अंतर्निहित ऋण संवर्धन ढांचों पर बल दिया जाएगा तथा जोखिम की एक मानक अवधारणा पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, क्योंकि इसकी परिणति प्रायः गलत मूल्य पर प्राप्त ऋणों में होती है। इसलिए महोदय, मैं उम्मीद करता हूं मैं हमारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में आगे और सुधार लाने की घोषणा है मैं कर रहा हूं। प्रस्तावित परिवर्तन बीमा और पेंशन, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज आदि क्षेत्रों संबंधित है। अधिक प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध 1 में दिया गया है। अधिक संख्या में उत्पादों एवं देशों को शामिल करने के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को व्यापक और गहन बनाया जा रहा है। सरकार निर्यात क्षेत्र को सहायता प्रदान करने की दिशा में उपाय जारी रखेगी। हमारी प्रत्यक्ष विदेशी नीति में किसानों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हमारे किसानों द्वारा उगाए गए फल और सब्जियों की काफी अधिक मात्रा को या तो सही मूल्य नहीं मिल पाता या फिर से ये वस्तुएं बाजार में पहुंच नहीं पाती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा व्यापार को कहीं अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन हेतु FIPB मार्ग के जरिए 100% FDI अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इससे किसान जो है वो इस क्षेत्र को इसको बढ़ा पाएंगे आगे और काफी अधिक संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में विनिवेश और स्ट्रेटेजिक बिक्री सहित सरकारी निवेश के प्रबंधन हेतु एक नई नीति अनुमोदित की गई है। हमें नई परियोजनाओं में निवेश हेतु संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की परिसंपत्तियों का उपयोग करना है। हमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वे भूमि विनिर्माणकारी यूनिटों आदि जैसे व्यष्टि अस्थियों को विनिवेश करके आस्ति के बराबर मूल्य प्राप्त करें। नीति आयोग इस स्ट्रेटेजिक बिक्री के लिए उद्यमों की पहचान करेगा। हम पूंजी पुनर्संचना, लाभांश, बोनस, शेयर आदि जैसे मुद्दों का समाधान करके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के दक्ष प्रबंधन हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे।
asset management, the DIPAM. और विनिवेश विभाग का नया नाम दीपम दिया जा रहा है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक स्फूर्त वित्तीय क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होता है। अपने पिछले 2 बजटों में मैंने इस संबंध में कई उपायों की घोषणा की है। अब मैं निम्नलिखित पहल की घोषणा करता हूँ। वित्तीय प्रतिष्ठानों में दिवालियापन की स्थितियों से निपटने के लिए व्यवस्थागत शून्य विद्यमान है। 2016-17 के दौरान संसद में वित्तीय प्रतिष्ठानों की समस्याओं के समाधान संबंधी एक व्यापक संहिता विधेयक के रूप में पूरा स्थापित की जाएगी। यह संहिता बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्र के निकायों के रूप में दिवालियापन की स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष समाधान तंत्र उपलब्ध कराएगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता 2015 के साथ उस संहिता को अधिनियमित किए जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था में एक व्यापक समाधान तंत्र उपलब्ध होगा। और आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा रहा है ताकि वित्त विधेयक 2016 के जरिए मौद्रिक नीति ढांचा मौद्रिक नीति समिति के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था दी जा सके। समिति आधारित दृष्टिकोण से मौद्रिक नीतिगत निर्णयों को अत्यधिक महत्व और पारदर्शिता प्राप्त होगी। वित्तीय क्षेत्र में समेकित आंकड़ा समेकन विश्लेषण को सुसाध्य बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के तत्वाधान में एक वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों में बेहतर खुदरा प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यमों से NDSOM व्यापार मंच तक पहुंच स्थापित करके प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में प्रतिभागिता को सुसाध्य बनाया जाएगा। सेबी द्वारा जिस व्युत उत्पाद बाजार में नए व्युत उत्पादों को विकसित किया जाएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहन बनाने में सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए जाएंगे, जिसका ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध 2 में रखा दिया गया है। शोधन अक्षमता दिवालियापन संहिता के अधिनियम से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। बैंकिंग क्षेत्र में दबावयुक्त आस्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं सारफेसी अधिनियम 2002 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ARC के प्रायोजक को उस ARC में 100% स्टेक धारिता रखने की क्षमता प्राप्त हो। गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिकरण प्राप्तियों में निवेश की अनुमति मिले। अभी हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के अवैध जमा राशि प्राप्त करने की स्कीमों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हो जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन स्कीमों के सबसे अधिक शिकार गरीब और वित्तीय जानकारी न रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी स्कीमों का प्रचालन प्राय अनेक राज्यों में फैला होता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे स्कीमों के आतंक से निपटने के लिए 2016-17 में व्यापक केंद्रीय विधान लाया जाएगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आगामी वर्ष में सेबी अधिनियम 1992 में संशोधन किया जाए ताकि प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में सदस्यों और पीठों की संख्या बढ़ाई जा सके। जैसा कि माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतः अवगत हैं, वित्तीय क्षेत्र का सामर्थ्य एक मजबूत सुचारू रूप में कार्य करने वाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है। हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुपुष्टिकरण हेतु पहले से ही इंद्रधनुष नामक एक व्यापक योजना है, जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे समक्ष अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारग्रस्त आस्तियों की समस्या है, जो काफी समय से चली आ रही है। इस संबंध में पहले ही अनेक उपाय किए गए हैं। हम बैंकों के ऋण प्रदायी और कार्मिक संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसों कि विद्युत, कोयला, राजमार्ग, चीनी और इस्पात में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया गया है। बैंक रुकी परियोजनाओं के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वसूलियां प्राप्त करने की दिशा में विशेष प्रयास करें। बैंकों के प्रयासों में सहायता और साथ ही ऋण वृद्धि में मदद करने के लिए मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता है। यदि इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी तो हम इसके लिए संसाधनों का पता लगाएंगे। इन बैंकों के साथ मजबूती से खड़े
हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। 2016-17 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्रियाशील किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। FDI बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। अपनी शेयरधारिता को 50% तक कम करने के लिए विकल्प पर विचार करेगी। भारग्रस्त अस्थियों से संबंधित समस्याओं के तेजी से समाधान हेतु ऋण वसूली अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसमें मौजूदा अवसंरचना में सुधार लाने और न्यायालयीय मामलों में कंप्यूटरीकृत प्रक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि न्यायालयों में सुनवाइयों की संख्या में कमी लाई जा सके और मामलों का तेजी से निपटान हो। व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर खड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था। बैंकों तथा NBFC MFI ने रिपोर्ट किया है कि इस वर्ष फरवरी के आरंभ तक PMMY के अंतर्गत 2.5 करोड़ से अधिक उधार लेने वालों को मंजूरी की गई है। राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अगले वर्ष के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया जाए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बेहतर हो और हम आगामी 3 वर्षों में व्यापक राष्ट्रव्यापी आधार पर डाकघरों में ATM, माइक्रो ATM सुविधाओं को चालू करेंगे। सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनियों में जनता की शेयरधारिता उच्च स्तर की पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने का उपाय है। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्वामित्वाधीन साधारण बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा। हमारी सरकार प्रक्रियागत सुधारों, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सरकारी प्रक्रियाओं आदि पर विशेष ध्यान देते हुए सुशासन पर अभूतपूर्व बल दे रही है। इसके पीछे हमारा लक्ष्य यह है कि सरकारी एजेंसियों के साथ जनसाधारण के पारस्परिक संबंध के बीच आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। विभिन्न मंत्रालयों में मानव संसाधनों के युक्तिकरण के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा और इनका युक्तिकरण भी किया जा रहा है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन का अति महत्वपूर्ण घटक है वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडियों और वित्तीय सहायता का लक्ष्यबद्ध संवितरण सुनिश्चित करना। सरकारी धन निर्धनों और पात्र व्यक्तियों के पास बिना किसी विपथन के पहुंचना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 3 विशिष्ट पहल प्रस्तावित हैं। पहला, हम आधार व्यवस्था का प्रयोग करके वित्तीय सहायता और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यबद्ध सुपुर्दगी के लिए विधेयक पेश करेंगे। यह विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा। तथापि आधार संख्या या प्रमाणीकरण से नागरिकता या निवास स्थान का कोई अधिकार नहीं मिलता। लाभार्थियों को सही ढंग से लक्षित करने के लिए आधार का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा मंच तैयार किया जाएगा। यह एक परिवर्तनकारी कानून होगा जिससे निर्धन और कमजोर वर्ग लाभान्वित होंगे। दूसरा, हम LPG में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT पहले से ही प्रारंभ कर चुके हैं। इस सफल अनुभव के आधार पर अब हमारा प्रस्ताव देश के कुछ जिलों से उर्वरकों के लिए प्रायोगिक आधार पर DBT प्रारंभ करने का है, ताकि किसानों को सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। तीसरा, देश की 5.35 लाख उचित कर दुकानों में से 3 लाख उचित दर दुकानों को मार्च 2017 तक स्वचालन सुविधा प्रदान की जाएगी। हमें माल और सेवाओं की सरकारी खरीद में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लानी है। आपूर्ति और निपटान महानिदेशक सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रेरित मंच की व्यवस्था करेगा। कारोबार करना सरल बनाने के लिए कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से हम संसद के वर्तमान बजट सत्र में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक से स्टार्टअप कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल में भी और सुधार लाया जा सकेगा। कंपनियों का पंजीकरण भी एक ही दिन में हो जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मॉनिटरिंग सुशासन का एक प्रमुख अवयव है। दालों की कीमतों में तीव्र वृद्धि की समस्या से निपटान के लिए
अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और मूल्य स्थिरीकरण निधि से बाजार मूल्य पर खरीदते हुए दालों का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी है। बाजार के हस्तक्षेपों को संभालने के लिए इस निधि में 900 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि का प्रावधान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, सुशासन के लिए हमें देश की विविधता में एकता से लाभ उठाना होगा। आपसी समझ को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्यों और जिलों के बीच ढांचागत घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रस्ताव है। राज्यों और जिलों को परस्पर जोड़ने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रारंभ किया जाएगा, जो भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान प्रदान के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ेगा। हम राज्यों और जिलों की भागीदारी के साथ पारस्परिक करार के माध्यम से इसे अमल में लाएंगे। वर्ष 2017 में हमारा देश अपने स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा। हम स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के आगे देश की यात्रा के लिए नए मुकाम तय करेंगे। इतिहासकार डॉक्टर टायनबी ने कहा था कि एक अध्याय जिसका प्रारंभ पश्चिम में था, उसका अंत भारतीय ही होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि वर्ष 2017 उस महान इतिहासकार के सपनों को सिद्ध करेगा। हमारी स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत इस स्वप्न का ही हिस्सा है। अब मैं वर्ष 2016-17 के बजट के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यह बजट तैयार करते समय मुझे FRBM रोडमैप के बारे में परस्पर विरोधी संकेत मिले हैं। विभिन्न विचारधाराओं ने या तो राजकोषीय समेकन और स्थिरता के पक्ष में या कम उत्साही समेकन के लिए और विकास को अधिक बढ़ावा देने के तर्क दिए हैं। मैंने नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद निर्णय लिया है कि समझदारी राजकोषीय लक्ष्यों पर डटे रहने में ही है। परिणामतः 2015-16 और बजट आकलन 2016-17 में राजकोषीय घाटा क्रम से 3.9% और 3.5% रखा गया है। ऐसा करते हुए मैंने यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास के एजेंडे को जोखिम में न डाला जाए। वर्ष 2016-17 के बजट में कुल व्यय 19.78 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 5.50 लाख करोड़ रुपए का आयोजना व्यय और 14.28 लाख करोड़ रुपए का आयोजना भिन्न व्यय होगा। वर्तमान वर्ष में बजट अनुमान की तुलना में आयोजना व्यय में 15.3% तक की वृद्धि की गई है। आयोजना आवंटनों में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों का कल्याण, अवसंरचना इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। राज्यों को अधिक सशक्त बनाने की नीति जारी रखते हुए राज्यों को अंतरित किए जा रहे कुल संसाधन संशोधित अनुमान 2015-16 की तुलना में 99,681 करोड़ रुपए अधिक थे और वास्तविक 2014-15 की तुलना में 2,46,024 करोड़ रुपए अधिक हैं। कतिपय मुख्य क्षेत्रों और स्कीमों में आवंटन का ब्यौरा भाषण के अनुबंध 3 में दिया गया है। यह 12वीं योजना का अंतिम वर्ष है। उत्तरोत्तर समितियों ने सरकारी व्यय के आयोजना और आयोजना भिन्न वर्गीकरण की जरूरत पर प्रश्न उठाया है। वर्षों से एक व्यापक समझ यह रही है कि आयोजना व्यय अच्छे और आयोजना भिन्न व्यय बुरे होते हैं। इसकी परिणति बजट में विकृत आवंटनों में होती है। हमें इसे ठीक करने और सरकारी व्यय के राजस्व और पूंजी वर्गीकरण पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतः हमने निर्णय लिया है कि आयोजना और आयोजना भिन्न वर्गीकरण को वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस मामले में केंद्रीय और राज्यों के बजटों को समरूप बनाने के लिए राज्य के वित्त विभागों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगा। सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की जा रही प्रत्येक नई स्कीम की समापन तारीख और परिणामी समीक्षा होगी। इस वर्ष के बजट का आशाजनक लक्ष्य यह है कि हमने राजस्व घाटे को 2015-16 में 2.8% से सुधार करते हुए 2.5 पर ला दिया है। FRBM अधिनियम 1 दशक से अधिक समय से कार्यान्वयनाधीन रहा है।
केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण लाभ लिए हैं। ऐसा मानने वालों का एक समूह है जो यह विश्वास करता है कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को नियत संख्याओं की बजाय यह बेहतर होगा कि लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे की रेंज रखी जाए, जो बदलती स्थितियों से निपटने के सरकार के लिए आवश्यक नीतिगत गुंजाइश देगी। एक सुझाव यह भी है कि राजकोषीय विस्तार या संकुचन को अर्थव्यवस्था में क्रमशः ऋण संकुचन तथा विस्तार के अनुरूप किया जाए। राजकोषीय विवेक और समेकन के प्रति वचनबद्ध रहते हुए अब समय आ गया है कि विशेषतः अनिश्चितता और अस्थिरता जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए मापदंड बन गए हैं के परिप्रेक्ष्य में एफआरबीएम अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा की जाए। इसलिए मैं एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और भावी मार्ग हेतु सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय सदस्य जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पिछली परंपरा का अनुपालन करते हुए इस रिपोर्ट की पड़ताल करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही मैंने बजट में आवश्यक अंतरिम प्रावधान किए गए हैं। हमने 1500 से अधिक केंद्रीय आयोजनाओं स्कीमों को लगभग 300 केंद्रीय क्षेत्र और 30 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में मिलाकर उन्हें युक्तिसंगत बनाया और पुनर्संरचित किया है। इसमें व्यय की अधिव्याप्ति से बचा जा सकेगा। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मैं हमारी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों से उभरी वित्तीय आवश्यकताओं और राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न वचनबद्धताओं के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाने के लिए प्रत्येक हेतु 100 करोड़ की आरंभिक राशि भी आवंटित की है। कर सुधार। मैं अब कर सुधारों की ओर आता हूं, जो मेरे बजट भाषण के भाग 6 में विस्तार से दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। सरकार राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका के महत्व को स्वीकारती है। जनता से कर के रूप में उगाए गए प्रत्येक रुपए का बेहतर अवसंरचना मुहैया कराने, ग्रामीण पुनरुद्धार और सामाजिक कल्याण के सरकारों के प्रयासों में योगदान होता है। समाज से गरीबी और असमानता को समाप्त करने में कराधान सरकार के पास उपलब्ध एक प्रमुख साधन है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में इस साधन का प्रयोग न करें तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। मेरे इस वर्ष कर प्रस्तावों में निम्नलिखित 9 श्रेणियों पर मुख्य बल दिया गया है। पहला, छोटे करदाताओं को राहत। दूसरा, विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का उपाय। तीसरा, मेक इन इंडिया में सहायता के लिए घरेलू संवर्धन को प्रोत्साहन देना। चौथा, पेंशन प्राप्त समाज की ओर बढ़ने के उपाय। पांचवा, सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उपाय। छठा, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना। सातवां, कराधान के मामले में मुकदमेबाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल बनाना। आठवां, कराधान का सरलीकरण और यौक्तिकरण। नौवां, जवाबदेही निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। छोटे करदाताओं को राहत। 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से मैं धारा 87 के अंतर्गत कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता आते हैं जिन्हें अपने करदेयता में 3000 रुपए की राहत मिलेगी। जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई मकान नहीं है और जिन्हें आज किसी नियोक्ता से किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराया का भुगतान करने की एवज में फिलहाल उनकी आय से प्रति वर्ष 24,000 रुपए की कटौती का लाभ दिया जाता है। मैं धारा 80(6) के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी। महोदय, और एक और महत्वपूर्ण बात है, आयकर अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत अनुमानित कराधान स्कीम का लाभ छोटे और मध्यम उद्यमों अर्थात ऐसे नॉन कॉर्पोरेट व्यवसायों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिनका टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। वर्तमान में लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को यह लाभ मिल रहा है, जिससे वे विस्तृत खाता बहियों के रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्त हैं। मैं इस स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग
श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बहुत से निर्धारित के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। मैं अनुमानित कराधान स्कीम को ऐसे व्यवसायों के संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक हैं। इस अनुमान के साथ कि लाभ सकल प्राप्तियों का 50% है। मैंने पिछले बजट भाषण में कारपोरेट कर की दर को एक समय अवधि के दौरान 30% से घटाकर 25% करने के साथ विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्ति संगत बनाए जाने तथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। And employment generation. I had in my last budget speech mooted बहरहाल कंपनियों द्वारा विभिन्न छूटों का लाभ उठाए जाने के कारण उन्हें कर भुगतान की प्रभावी दर औसतन 24.67% बैठती है। इन कर छूटों और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की एक योजना आम जनता के बीच रखी गई थी तथा हमें बड़ी संख्या में रचनात्मक सुझाव मिले हैं। इन छूटों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की अंतिम योजना अनुबंध में दी गई है। इसकी मुख्य बातें निम्नवत हैं। आयकर अधिनियम में उपबंधित त्वरित अवमूल्यन को 1/4/2017 से अधिकतम 40% तक सीमित कर दिया जाएगा। अनुसंधान कार्य हेतु कटौतियों के लाभ 1/4/2017 से अधिकतम 150% तक और 1/4/2020 से अधिकतम 100% तक कर दिए जाएंगे। नए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित की गई केवल उन्हीं यूनिटों को धारा 10 के अंतर्गत लाभ प्राप्त होंगे जो 31/3/2020 से पहले कार्य करना आरंभ कर देंगे। कौशल विकास हेतु धारा 35 के अंतर्गत भारित कटौतियां 1/4/2020 तक जारी रहेंगी। कारपोरेट कर दर में कटौती को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जा रहे प्रोत्साहनों से मिलने वाले प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व के अनुसार निर्धारित किया जाना है। सरकार को कर छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में होने वाले लाभ क्रमिक रूप से ही प्राप्त होंगे। अतः पहले चरण में मैं कारपोरेट आय कर की दरों में निम्नलिखित 2 परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूँ। पहला 1/3/2016 को या इसके बाद निगमित होने वाली नई विनिर्माणकारी कंपनियों को 25% जमा अधिभार और उपकर की दर से कराधान का विकल्प उपलब्ध कराने के प्रस्ताव किया जाता है। यदि वे लाभ संबद्ध या निवेश संबद्ध कटौतियों का दावा नहीं करती तथा निवेश छूट और त्वरित अवमूल्यन का लाभ नहीं उठाती हैं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों अर्थात ऐसी कंपनियों जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो, मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, मैं इसके लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान कारपोरेट आयकर की दर को घटाकर 29% अधिभार और उपकर किया जाए। स्टार्टअप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं तथा आशा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्टअप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100% कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद की जाएगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर एमटी लागू होगा। पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा यदि विनियमित अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्टअप में निवेश किया गया हो जिनमें उनकी अधिशंक शेयरधारिता हो। अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है तथा नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। मैं पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10% की दर से कर लगाया जाएगा। आस्ती पुनर्निर्माण कंपनियां जो डूबे ऋणों के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि एआरसी के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास थ्रू अंतरित किया जाए। न्यास की बजाय निवेशकों के हाथ आई आमदनी पर कर लगाया जाएगा। तथापि न्यास स्रोत पर कटौती दर की अध्याधीन होंगे।
असूचित कंपनियों के मामले में दीर्घावधि पूंजी लाभ व्यवस्था के लाभ प्राप्त करने की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के संबंध में अपनी आय के 5% तक कटौती की पात्र होंगी। विदेशी कंपनियों के प्रभावी प्रबंधन स्थान के आधार पर रेजिडेंसी का निर्धारण 1 वर्ष आस्थगित करने का प्रस्ताव है। मैं 1/4/2017 से सामान्य अपवंचन रोधी नियम क्रियान्वित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूं। OECD और G20 के BEPS कार्यक्रम के प्रति हमारी वचनबद्धता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक 2016 में 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्व वाली कंपनियों के लिए देश दर देश सूचना देने की अपेक्षा का प्रावधान शामिल है। मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा शुरू की गई निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गई साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं। प्रशीतित कंटेनरों का प्रयोग बढ़ाने के लिए मैं उन पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमशः 5% और 6% करने का प्रस्ताव करता हूं। विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास सहायक सामग्रियों और अन्य वस्तुओं पर 0 बुनियादी सीमा शुल्क लगाता है। मैं ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। Accepting the suggestion that came from the Mr. Rahul Gandhi, जैसा कि सुझाव माननीय राहुल गांधी जी द्वारा प्राप्त हुआ था, मैं इसके बारे में ब्रेल पत्र भी वहां प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां तक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संरचना हमारे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान हेतु घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी के अनुरूप मैं कुछ निविष्टियों, कच्ची सामग्रियों, मध्यावर्तियों और संगठकों तथा कतिपय अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में समुचित परिवर्तन करने और प्रक्रियाएं सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि लागत घटाई जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा उत्पादन, वस्त्र, खनिज ईंधन और खनिज तेल, रसायन और पेट्रो रसायन, कागज, गत्ते और न्यूज प्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत की पूरी जांच तथा जहाजों की मरम्मत आदि जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके। पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती है। मेरा विश्वास है कि सुनिश्चित लाभ और सुनिश्चित अंशदान वाली पेंशन योजनाओं के लिए कर व्यवहार समान होना चाहिए। मैं राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में सेवानिवृत्ति के समय निधि से 40% आहरण को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1 अप्रैल 2016 के पश्चात किए गए अंशदानों में सृजित निधियों के संबंध में भी 40% के कर मुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों की मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिक निधि तीनों मामलों में कर योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हम कर छूट का लाभ लेने के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य और अधिवार्षिता निधियों में नियोक्ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिकी सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं की सेवा से छूट कर का प्रस्ताव करता हूं। मैं कुछ मामलों में एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसियों के अदा के लिए प्रीमियम पर सेवा कर 3.5% से घटाकर 1.4% करने का प्रस्ताव भी करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना समयबद्ध तरीके से सभी और विशेषकर गरीबों की आवासीय जरूरतों का समाधान करने के लिए सरकार के आश्वासन का साकार रूप है। मकानों का निर्माण रोजगार के प्रचुर अवसर भी सृजित करता है। आवास क्षेत्र में कार्यकलाप बढ़ाने के लिए मैं जून 2016 से मार्च 2019 तक अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन के 3 वर्ष के भीतर 4 मेट्रो शहरों में निर्मित किए
जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास निर्माण परियोजनाओं शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100% कटौती देने का प्रस्ताव करता हूँ। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए मैं अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो। आवास निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव स्थावर संपदा निवेश न्यासों में निवेश करना सुसाध्य बनाना है। मेरा प्रस्ताव है कि स्थावर संपदा निवेश न्यास और विशिष्ट शेयरधारिता वाले INVIT की विशेष प्रयोजन साधन की आय से किए जाने वाले किसी वितरण के लाभांश वितरण कर के अध्याधीन नहीं होंगे। सरकारी निजी भागीदारी वाले स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए इस समय उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिया जाए। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना। लाभांश वितरण कर DDT समान रूप से सभी निवेशकों पर लागू होता है, चाहे उसकी आय का स्तर कुछ भी क्यों न हो। इसे करों और निष्पक्षता और प्रगामी प्रकृति को विकृत करने के रूप में देखा जाता है। अपेक्षाकृत उच्च आय वाले व्यक्ति उच्च कर लागत वहन कर सकते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश वितरण कर के अलावा प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं अर्थात व्यक्तियों, हिंदू, अविभाजित परिवारों और फर्मों के लाभांश की सकल राशि के 10% की दर से देना होगा। मैं कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर 1 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार 12% से बढ़ाकर 15% करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं 10 लाख रुपए से अधिक की लग्जरी कारों की खरीद पर और 2 लाख रुपए से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की नकद खरीद पर 1% की दर से स्रोत पर कर संग्रह करने का भी प्रस्ताव करता हूं। संसाधन संपन्न अनुपालक करदाताओं के लिए इस लेवी से न केवल व्यय किए जाने के समय कर संग्रहण बढ़ेगा, बल्कि यह ऐसा व्यय करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कर प्राधिकारों को आंकड़े प्रदान करता है जो कराधार में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। किसानों और अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे प्रपत्र देने का विकल्प प्राप्त होगा जिसके द्वारा स्रोत कर संग्रहण प्रसारित नहीं किए जाएगा। विकल्पों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर की दर 0.01% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है। भारत में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को होने वाले आय पर कर लगाने के लिए यह प्रस्ताव है कि अनिवासी को भुगतान करने वाला व्यक्ति जिसके स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है और वर्ष में कुल 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन विज्ञापन हेतु प्रतिफल के रूप में देता है, वह समकरण लेवी के रूप में भुगतान की गई सकल राशि के 6% के दर से कर रोक सकेगा। मैं सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे कुछ प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त होगा। यह उपकर 1 जून 2016 से लागू होगा। भारतीय शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति एक चिंता का सबब है। मैं पेट्रोल, LPG, CNG की छोटी कारों पर 1%, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5% और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और SUV पर 4% अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर जो पर्यावरण संबंध में जो छूट दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूं कि ये कार्य जारी रहे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि
1% या निविष्टिक कर क्रेडिट के साथ 12.5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं, खासकर आभूषण और वस्तुओं से जुड़े हुए आभूषणों से इतर चांदी के आभूषण को छोड़कर, जिस पर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी। नए करदाताओं को किसी कठिनाई के बिना इस लेवी का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। मैं 1000 रुपए के खुदरा बिक्री मूल्य और इससे अधिक के ब्रांडेड तैयार परिधानों और कपड़ों से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 0 या निविष्ट कर क्रेडिट के साथ 6% से बदल कर निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 2% या निविष्टिक कर के साथ 12.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कोयला, लिग्नाइट और पीठ पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर को स्वच्छ पर्यावरण उपकर का नया नाम देने के और इसके साथ ही इसकी दर 200 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए मैं बीड़ी को छोड़कर विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10% से 15% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वित्त अधिनियम 1994 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने और बाद में सेवा को हस्तांतरित करने के अधिकार की घोषणा सरकार द्वारा की जा सके, जिससे स्पष्ट किया जा सके कि स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार का समुन्नयन ऐसी सेवा जिस पर सेवा कर लगाया जा सकता है या अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है। महोदय, हम मुकदमेबाजी से दूर रहने के दृष्टिकोण से कम करों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से जहां अनुपालक करदाता विभाग से सहायक संपर्क की आशा कर सकते हैं, वहीं कर वंचन से सख्ती से निपटा जाएगा। कर वंचन का पता लगाने के लिए कर विभाग की क्षमता बढ़ी है, क्योंकि सूचना प्राप्त करने की क्षमता और ऐसी सूचना का प्रक्रियान्वयन करने के लिए प्रौद्योगिकी चालित विश्लेषणात्मक साधनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। मैं पूर्ववर्ती कर अनुपालन न करने वालों को कर अनुपालकों की श्रेणी में शामिल होने का अवसर देना चाहता हूं। मैं घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालन विंडो का प्रस्ताव करता हूं ताकि वे अघोषित आय या किसी अस्थि के रूप में प्रस्तुत आय की घोषणा करने और 30% की दर से कर एवं 7.5% की दर से अधिभार तथा 7.5% की दर से शास्ती जो अघोषित आय का कुल 45% बैठता है का भुगतान करके अपने पहले के कर अतिक्रमण का निपटान कर लें। आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति पर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित आय के संबंध में कोई छानबीन अथवा जांच नहीं होगी तथा घोषणाकर्ता अभियोजन से मुक्त होगा। कतिपय शर्तों के अधीन बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 में भी छूट देने का प्रस्ताव है। अघोषित आय पर 7.5% की दर पर लगाए गए अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक चलने वाली इस आय प्रकटन योजना के तहत घोषणा के 2 माह के भीतर देय राशि आदि करने का विकल्प के साथ नए विंडो खोलने की योजना है। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। छिपाई गई आय को एक बार घोषित करने का अवसर देकर हम फिर काला धन रखने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपने समस्त संसाधन लगा देंगे। मुकदमेबाजी किसी करानुकूल प्रणाली के लिए अनिष्टकारी होती है और करदाताओं की अनुपालन लागत और सरकार की प्रशासनिक लागत बढ़ाने के अलावा अविश्वास का माहौल सृजित करती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर संबंधी लगभग 3 लाख मामले लंबित पड़े हैं, जिनकी विवादित राशि 5.5 लाख करोड़ रुपए है। इनकी संख्या कम करने के उद्देश्य से मैं एक नए विवाद निपटान स्कीम लाने का प्रस्ताव करता हूं। कोई करदाता जिसकी आज की तारीख में आयुक्त के समक्ष कोई अपील लंबित है, वह निर्धारण की तिथि तक विवादित कर तथा ब्याज का भुगतान करने अपने मामले का निपटान कर सकता है। 10 लाख रुपए तक के विवादित कर के मामलों में कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक के विवादित कर के मामलों में न्यूनतम आरोपनीय अर्थदंड का केवल 25% दंड लगाया जाएगा। अर्थदंड के आदेश के विरुद्ध किसी भी लंबित अपील को न्यूनतम आरोपनीय अर्थदंड का 25% का भुगतान करके निपटाया जा सकता है।
विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके साथ साथ कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाने से वंचित करने का प्रस्ताव है। मैंने अपने जुलाई 2014 के बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार पूर्व प्रभाव से नई कर देयता सृजित नहीं करेगी। मैंने यह भी आशा प्रकट की थी कि वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में किए गए कतिपय पूर्व प्रभावी संशोधनों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों तथा अन्य कानूनी मंचों में लंबित मामलों का शीघ्र ही तर्क संगत निपटान किया जाएगा। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हम एक स्थिर और सरल कर प्रणाली लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भविष्य में ऐसे संशोधनों का सहारा नहीं लेंगे। मैंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की थी, जो ऐसे किसी भी नए मामले पर विचार करेगी जहां कर निर्धारक अधिकारी पूर्व प्रभावी संशोधन का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में आयकर निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव रखता है। कर वंचन की किसी आशंका को समाप्त करने के लिए इस समिति के अध्यक्ष राजस्व सचिव होंगे और इसमें अध्यक्ष सीबीडीटी और बाहर के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। पूर्व प्रभावी संशोधन के तहत चल रहे विगत मामलों को एक अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनके लिए विवाद निपटान की एक बारगी स्कीम का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें बशर्ते कि वे वीआईपी से किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में लंबित मामले या किसी मध्यस्थम कार्यवाही को वापस लेने की सहमति व्यक्त करते हों, वे केवल कर बकायों का भुगतान करके अपना मामला निपटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सांविधिक प्रावधानों तथा दंड लगाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या पर कई निर्णय देने के बावजूद आय छिपाने के लिए भारी अर्थदंड लगाने के फलस्वरूप विगत वर्षों से विवादों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस समय आयकर अधिकारी को अवंचित माने गए कर पर 100% से लेकर 300% की दर से दंड लगाने का विवेकाधिकार है। मैं आर्थिक अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के साथ साथ दंड की मात्रा का निर्धारण करके संपूर्ण दंड प्रणाली को संशोधित करने और इस प्रकार कर अधिकारियों के विवेकाधिकार को काफी हद तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। अब आय को कम दर्शाने के मामले में कर के 50% और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में कर के 200% की अर्थदंड दर होगी। विशेष स्थितियों में जहां कर अदा किया गया हो और अपील दायर न की गई हो, में दंड माफी का भी प्रस्ताव किया जाता है। दूसरा मुद्दा जिसके कारण विवादों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, वह है आयकर अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की अस्वीकृति की मात्रा निर्धारण में। मैं इस प्रकार के मात्रा निर्धारण को अभिशासित करने वाले नियम 8(घ) में दिए गए फॉर्मूले को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस नियम में संशोधन किया जा रहा है कि यह अस्वीकृत छूट प्राप्त आय का अर्जन करने वाले निवेशों और औसत मासिक मूल्य के 1% तक सीमित हो, लेकिन यह दावा किए गए वास्तविक व्यय से अधिक न हो। करदाता अनुकूल एक दूसरे उपाय के रूप में मैं ब्याज और अर्थदंड की माफी चाहने वाले करदाताओं की याचिकाओं का निपटान करने हेतु 1 वर्ष की समय सीमा देने का प्रस्ताव करता हूं। आयकर विभाग भी अनुदेश जारी कर रहा है, जिसमें निर्धारण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि जब आयकर आयुक्त के समक्ष अपील लंबित हो तो वह निर्धारित द्वारा विवादित मांग के 15% का भुगतान किए जाने पर मांग के स्थगन को मंजूर करे। विचलन के मामले में निर्धारण अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने होंगे। करदाता को भी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने का विकल्प होगा यदि वह अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश की शर्तों से सहमत न हो। मामलों को बैकलॉग समाप्त करने के लिए हम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण से स्टेट के 11 नए पीठ सृजित कर रहे हैं। मैं सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 में संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा सके। अनुपालन भार और उससे जुड़ी मुकदमेबाजी, खासकर छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों के बीच क्रेडिट विभाजन से संबंधित मुकदमे
सौदेबाजी को कम किया जा सके। इस नियमावली में संशोधन से बहु विनिर्माण इकाइयों वाले विनिर्माता निविष्टियों के लिए एक सामान्य भंडागार को बनाए रखने और क्रेडिट युक्त निविष्टियों को अलग अलग विनिर्माण इकाइयों को वितरित करने में समर्थ हो सकेंगे। कराधान का सरलीकरण और युक्तिकरण। सरकार ने कर प्रशासन सुधार समिति की अनेक अनुशंसाएं पहले स्वीकार कर ली हैं और मैं इस बजट में न्यायमूर्ति ईश्वर समिति की अनेक अनुशंसाएं स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं। करों की बहुलता, उससे जुड़े प्रपाती प्रभाव में कमी लाने और संग्रहण की लागत को कम करने के लिए मैं विभिन्न मंत्रालय द्वारा लगाए गए 13 उपकरों जिनमें एक वर्ष में राजस्व संग्रहण 50 करोड़ रुपए से कम है को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। अस्थायी खाता संख्या वाले अनिवासियों के लिए फिलहाल टीडीएस द्वारा अधिक है यह प्रावधान करने के लिए मैं वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उच्चतर दर लागू नहीं होगी। संगत प्रावधान को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। अब तक किसी सेवा कर निर्धारित के लिए भी उपलब्ध विवरणी के संशोधन की सुविधा केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों के लिए भी दी जा रही है। मैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं, उधारों और अग्रिमों के जरिए प्रदान की गई गैर कर योग्य सेवाओं के संबंध में निविष्टि कर क्रेडिट के प्रतिवर्तन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार ने कार्गो निर्गमन के समय और एक्जिम व्यापार की लेन देन संबंधी लागतें कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मैं अच्छे रिकॉर्ड वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क की आस्थगित अदायगी का प्रावधान करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। बजट 2014-15 में मैंने भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की परियोजना को कार्यान्वित करने के आशय का घोषणा की थी। हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है और अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ से इसे बड़े पत्तनों और विमानपत्तनों पर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा शुल्क बैगेज नियमों को सरल बनाया जा रहा है जिससे कि निःशुल्क बैगेज अनुमति में बढ़ोतरी की जा सके। जवाबदेही निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। प्रौद्योगिकी मानवता के लिए वरदान है। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक के लिए जीवन को अपेक्षाकृत आसान बनाने और कर वंचन करने वालों का पता लगाने के लिए भी आंकड़ा संग्रहण हेतु कराधान विभाग में बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। करदाताओं द्वारा आयकर कार्यालयों में जाने की जरूरत को समाप्त करने के लिए वर्ष 2015-16 में ई निर्धारण की एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई थी। मैं आने वाले वर्षों में 7 बड़े नगरों में सभी निर्धारितों को ई निर्धारण के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं। जांच के लिए चुने गए मामलों की समीक्षा ई माहौल में की जाएगी, जिससे जब तक निर्धारित स्वयं सुनवाई नहीं चाहता या दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से निर्धारण अधिकारी पक्षकार की सुनवाई करना चाहता है, तब तक निर्धारित से आयकर विभाग का सीधा संपर्क नहीं होगा। आयकर विभाग खासकर छोटे करदाताओं की अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से ई सहयोग नामक प्रायोगिक पहल का पूर्ण विस्तार करेगा। ई सहयोग प्रायोगिक परियोजना का लक्ष्य आयकर दाताओं के आयकर कार्यालयों में आए बिना आयकर विवरणियों में आई असमानताओं का निपटान करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र उपलब्ध कराना है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यदि अपीलीय आदेश को प्रभावी करने में 90 दिन से अधिक का समय लगता है तो ऐसे मामले में सरकार 6% प्रति वर्ष की सामान्य दर की अपेक्षा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करेगी। अतः जो अधिकारी इसमें विलंब करेंगे वे सरकार के नुकसान के लिए जवाबदेह होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सीमा शुल्क की बाध्यता वाले भंडागारों हेतु भौतिक नियंत्रण के स्थान पर रिकॉर्ड आधारित नियंत्रण को लाने का प्रावधान करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव करता हूं। मैडम स्पीकर, यह बजट वैश्विक और घरेलू स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, हम इन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। मैंने किसानों, गरीबों और कमजोर व्यक्तियों के लाभ के लिए हमारी सरकार की ट्रांसफॉर्म इंडिया के स्वप्न को रेखांकित किया है।
कहा जाता है कि चैंपियन का निर्माण उसके भीतर बहुत गहरे में छिपी हुई आकांक्षा, स्वप्न और कल्पना से होता है। हमारी इच्छा है कि प्रत्येक भारतीय, विशेषतया किसानों, गरीबों और कमजोर वर्गों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दी जाए। हमारा स्वप्न है अधिक समृद्ध भारत को देखने का और सपना है भारत को विकसित देखने का। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ। Madam Speaker, I अध्यक्ष महोदय, to move leave to introduce the Finance Bill 2016. मैं आपकी अनुमति चाहता हूं वित्त विधेयक 2016 को प्रस्तुत करने के लिए। Lay on the table statement for microeconomic. Madam, I rise to lay on the table the following statement under Section 3 महोदय, of the Fiscal Responsibility. धारा 3 के अंतर्गत मैं निम्न 3 स्पष्टीकरणों को Microeconomic सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। medium term fiscal policy statement and fiscal policy strategy statement. Now move the finance bill. Mr. Minister. अब आप वित्त विधेयक को प्रस्तुत करिए। Now move the finance bill. अब वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाए। To leave the introduced to finance. Madam, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2016. The question is. प्रश्न यह है कि Granted to introduce जो the finance bill. वित्त विधेयक लाने की बात की गई है वर्ष 2016 की, इस पर अनुमति दी जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में न कहें। मुझे लगता है हाँ वाले देखें, हाँ वाले देखें तो अनुमति प्रदान की जाती है। मंत्री जी अब इससे प्रस्ताव कर सकते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन की कार्यवाही पुनः संवेत कल 1 मार्च 2016 को संवेत होने के लिए 11 बजे तक स्थगित की जाती है।